जाओ बच्चा लोग, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का रिवीजन कर ले। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट मैं बता दूं, फाउंडेशन और इंटर लेवल दोनों के लिए है। कुछ क्वेश्चंस फाउंडेशंस मतलब फाउंडेशंस तो एमसीक्यू है और इंटर में क्वेश्चंस भी है। मैं इसका अभी पूरा एक्ट का डिस्कशन कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में इंटर के लिए मैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एलएलपी और गैस करिए पार्टनरशिप में क्या एग्जाम का तो क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ इंटर के लिए, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इसके आंसर्स भी ले आऊँगा। बहुतों का रिक्वेस्ट था क्विक रिवीजन करवा दीजिए। ए जान, थक गया क्या पढ़ पढ़ के? हारना नहीं है बेटा। आई नो थक गए हो, इतना करीब आ गए हो। याद करो वो दिन जिसके लिए एग्ज़ाम में बैठे हो, जीवन में कुछ करने के लिए। एक सॉन्ग सुनाता हूँ तुम लोगों, रुको। मतलब ये गाना तुम लोग सुन लेना, फिर पढ़ने बैठना। आई स्वेयर भयंकर मोटिवेशन आएगा, भयंकर भयंकर भयंकर। एक सेकेंड, हाँ। ये वाला सुनो। हार के बाद ही जीत है, जिंदगी की यही रीत है। हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हार के बाद ही जीत होगा और हमारी जीत होगी, जीतेंगे हम लोग। आ जाओ। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो 1930 है, ये क्या होता है, थोड़ा क्विक रिवीजन करवा दीजिए। ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो एक्ट है ये आया था 1 जुलाई 1930 को। मैं जैसे कि बता दूं, पहले ये पार्ट था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही, बट 1930 में इसको अलग करके इसका अलग एक्ट बनाया गया, जिसका नाम रखा गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अब ध्यान से समझिए, सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन 4, जो ये बताता है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। आप जानते हैं इसको कॉन्ट्रैक्ट से अलग करके अलग एक एक्ट बना दिया गया 1930 में, जिसका नाम दिया गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। जब मैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बोलता हूं तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं सोगा। सोना नहीं है बेटा, सोगा। सोगा का मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो बेसिकली आपको ये पढ़ के क्या लगता है कि यहां पे हम लोग बेचने वाले हैं क्या? गुड्स। हम लोग यहां पे बेचने वाले हैं क्या? बोलो, गुड्स। अब ध्यान से समझिएगा इस गुड्स के कैटेगरी को। एक सेकेंड। ओके सो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, आप यहां बेचने वाले क्या? गुड्स को बेचने वाले हैं। तो ध्यान से समझिए, जब आप कोई सामान बेचेंगे, यानी कि एक बायर होगा और एक सेलर होगा, तो उनके बीच भी कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो ध्यान से समझिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज द कॉन्ट्रैक्ट जहां पे सेलर दो चीज करता है। दो चीज होगा, आइदर ट्रांसफर होगा या अग्री होगा ट्रांसफर करने के लिए। ध्यान से समझिए, जब एक सेलर ट्रांसफर कर देता है तो उसको सेल बोलते हैं, और जब एक सेलर अग्री करता है कि फ्यूचर डेट में ट्रांसफर करेगा, उसको हम लोग अग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं। इसीलिए बोल रहा जा रहा है यहां पे कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन अ विच सेलर ट्रांसफर, सेलर क्या करता है? ट्रांसफर करता है या अग्री करता है ट्रांसफर करने के लिए क्या? ओनरशिप। देखिए, आप प्रॉपर्टी का जो मेन चीज आप ट्रांसफर करते हैं, दैट इज नथिंग अदर देन ओनरशिप। आप ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे होते बच्चा लोग, तो ओनरशिप ट्रांसफर मेन होता है। ध्यान से सुनिए, हम अपना गुड्स आपको दे दिए यूज करने के लिए। यूज करिए, ये लीजिए गुड्स, रखिए, ये लीजिए गुड्स, लीजिए, यूज करिए, आप यूज करिए। सो दिस इज नॉट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, सेल नहीं माना जाएगा। कोई भी सामान ट्रांसफर होना चाहिए क्या? ओनरशिप। भले ही मान लीजिए मैंने आपको मेरा बाइक आपको बेच दिया, ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, भले ही बाइक मेरे पास है, फिर भी ओनर आप कहलाएंगे। तो पोजेशन डज नॉट मेक एनी सेंस, ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होना चाहिए। तो जब एक इंसान तुरंत ट्रांसफर कर देता है ओनरशिप को, उसको बोलते हैं सेल। फ्यूचर डेट में ट्रांसफर करने वाला होता है, उसको बोलते हैं अग्रीमेंट टू सेल। याद रखिएगा, यहां पे आप प्राइस लेंगे तभी तो सेल बोला जाएगा, ठीक है। फिर देयर आर सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेल। कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है सेल के, क्या? दो पार्टी होना चाहिए, ऑब्वियस सा बात है। आइदर आप ट्रांसफर कर रहे हैं या अग्री कर रहे हैं ट्रांसफर करने के लिए। सब्जेक्ट मैटर गुड्स होना चाहिए और प्राइस एज अ कंसीडरेशन होना चाहिए, लेन देन में प्राइस होना चाहिए, प्राइस। 5th नंबर क्या है? ऑल अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऑल अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है।
ओके ओके ओके, अब देखिए जो ये डेफिनेशन खुद पढ़ लेना, मेरा औकात नहीं है बायर का डेफिनेशन पढ़ाना और सेलर का डेफिनेशन पढ़ाना, मेरा औकात नहीं है। देख लो गुड्स क्या होता है गुड्स क्या होता है, देखो गुड्स का सेक्शन है सेक्शन 2H। देखो बेच तो रहे एट द एंड गुड्स ही ना जान, तो गुड्स क्या होता है याद रखना, गुड्स मतलब हर तरह का मूवेबल प्रॉपर्टी। वाओ, यानी कि अगर आप यहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचेंगे तो आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कवर्ड नहीं होंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल, obviously whenever there is a sale of any immovable property, if you are selling an immovable property, then this will be covered under transfer of property act and not under sales of goods act, and not under sales of goods act. So here you are transferring what? Movable property. So every kind of movable property, but leave two thing, one is actionable claims, actionable claim को हटा दीजिए और मनी को हटा दीजिए। देखिए दोनों ही मूव करने वाले राइट्स होते हैं। एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब होता है कि मैं एक ऐसे पोजीशन में हूं कि जिसके मतलब मैं एक ऐसे पोजीशन में हूं जब मैं एक्शन लेने वाला हूं सामने वाले इंसान के प्रति। मैं एक ऐसे पोजीशन में हूं जहां मैं एक्शन लेने वाला हूं सामने वाले इंसान के प्रति। तो ये जो मैं एक्शन लेने वाला हूं उसके अगेंस्ट मैं ये राइट को ट्रांसफर कर देता हूं, मैं ये एक्शन लेने का राइट मैं किसी को ट्रांसफर कर देता हूं, तो ये राइट क्या हो जाता है? मूवेबल राइट हो जाता है, वो गुड्स में कवर्ड नहीं होगा। और इंक्लूड करता है स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, एनीथिंग अटैच्ड टू द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, ये सब के सब गुड्स में माने जाएंगे। और जो लैंड से अटैच्ड भी है वो भी गुड्स माने जाएंगे, बट ध्यान रखिएगा इट थिंग्स अटैच्ड टू द लैंड भी गुड्स से माने जाएंगे, बट उसको सीवियर्ड किया जाएगा सेल के सामने। सीवियर्ड मतलब उसको जब लैंड से अलग किया जाएगा तो वो सेल करने लायक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्रॉप्स जमीन के अंदर है, मैं निकालता हूं और वो सेल करने लायक रहता है। अब मान लो एक बिल्डिंग, वो भी जमीन से अटैच्ड है, मैं बिल्डिंग निकाल के बेचूंगा, आप खरीदेंगे? बताइए, आप खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, आप नीच लोगे आप लोग। मेरा क्यूटी है, इधर आओ। इंक्लूड्स एंड एक्सक्लूड्स, इंक्लूड्स एंड एक्सक्लूड्स में क्या होता है ध्यान से सुनिए, क्या क्या इंक्लूड है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? ग्रोइंग क्रॉप्स इंक्लूड है, स्टैंडिंग टिम्बर इंक्लूड है, ग्रास, ओल्ड करेंसी, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, शेयर, स्टॉक्स, ये सब का सब गुड्स माना जाता है अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बिकॉज दिस आर मूवेबल। इमूवेबल में क्या क्या हट गया? इमूवेबल में क्या क्या हट गया? देखिए नंबर 1 इमूवेबल प्रॉपर्टी हटा दो, एक्शनेबल क्लेम हटा दो एंड मनी हटा दो। अच्छा, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस होता है? सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस होता है? इंटर वाले इसका डिफरेंस पूछता है और फाउंडेशन वाले जय हो। इधर देखो, बायर बिकम्स द क्या? ओनर ऑफ द गुड एज सून एज कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। एज सून एज कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बायर बिकम द ओनर। मैंने बोला ना, सेलर ट्रांसफर कर देता है ऑन स्पॉट, जब ट्रांसफर करता है उसको सेल बोलते हैं, तो बायर बन जाता है ओनर। और यहाँ पे फ्यूचर डेट में होने वाला है, इसीलिए सेलर अभी भी ओनर रहता है। ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब क्या? सेलर ने माल भेज दिया, आपने पैसा दे दिया, सेल खत्म, टन टना टन। इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इसलिए है क्योंकि फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होगा। नंबर वन, अगर कभी भी ब्रीच होता है तो सेलर कैन सू फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। अगर कभी भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, सेलर कैन सू फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स, सेलर कैन सू फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स, सेलर कैन सू फॉर, ठीक है। और इन केस ऑफ ब्रीच, अगर इन केस ऑफ ब्रीच सेलर कैन ओनली सू फॉर डैमेजेस। देखिए, अगर सेल हो चुका है, मैंने आपको सामान बेच दिया, आपने मेरे को पैसा नहीं दिया, मैंने तो ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, तो मैं आपको सू कर सकता हूँ प्राइस के लिए, बट उस केस में मैं आपको सिर्फ डैमेज ले सकता हूँ। याद रखिएगा, जिसका ओनरशिप उसका रिस्क। तो यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है तो बायर का रिस्क, यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ तो सेलर का रिस्क। सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स। एक बार मैंने आपको बेच दिया माल तो मैं वापस से किसी और को नहीं बेच सकता। कॉमन सेंस है। मान लीजिए मैंने आपको एक सामान बेच दिया, ठीक है, आप बोले भैया रखो ना, मैं आ रहा हूं कुछ और सामान लेके। मैं अगर एक बार बेच दिया तो वापस किसी और को बेच नहीं सकता क्योंकि उसको ओनर आप हो चुके हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स है। गुड्स का भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन है। गुड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह के गुड्स होते हैं। नंबर 1 एग्जिस्टिंग गुड्स, नंबर 2 फ्यूचर गुड्स, नंबर 3 कंटीजेंट गुड्स। तो 3 तरह के गुड्स होते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटीजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होते हैं? ध्यान से सुनिए। एग्जिस्टिंग गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको आप ओन करते हो और पोजेस करते हैं। मतलब जब भी देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सेलर एंड बायर, तो जो गुड्स है वो एग्जिस्टेंस में है, इस दुनिया में है, और आप उसको ओन और पोजेस करते हो, उसी को एग्जिस्टिंग गुड्स बोलते हैं। अब एग्जिस्टिंग गुड्स को वो लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक होता है स्पेसिफिक, असर्टेन, अनअसर्टेन। अब देखिए सिचुएशन वाइज होता है, क्या असर्टेन गुड्स है, क्या अनअसर्टेन है, क्या स्पेसिफिक है। मान लीजिए मम्मी आपको 10,000 रुपए दी, बोली शॉपिंग करके आई है, आप डिसाइड ही नहीं कर पाए आप क्या लेने वाले हैं, तो इट्स नाउ अनअसर्टेन गुड्स, ठीक है। फिर आप डिसाइड कर लिए कि ठीक है फोन लेंगे, इट्स एन असर्टेन गुड्स। जो फोन लेंगे उसमें जाकर चिपक गए, हमको यही फोन चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक गुड्स। उसी तरह से मम्मी समझ लो आलू लेने भेजी तुमको, आलू 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 ले लो, आलू लेने भेजी,
तो तुम घर से ही सोचे हो आलू लेने जा रहे हो, अनएसर्टेन गुड्स। कहाँ से अनएसर्टेन? अनएसर्टेन गुड्स, ठीक है। अब उतना सारा आलू में आप एक तो एरिया चूज करते हो कि आप यहाँ से उठाओगे एसर्टेन गुड्स, वो उठा के झोला में डालोगे स्पेसिफिक गुड्स, ठीक है। तो सिचुएशन वाइज रहता है कौन सा गुड्स एसर्टेन है, स्पेसिफिक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जब गुड्स एग्जिस्टेंस में आता है उसी को फ्यूचर गुड्स बोलते हैं। तो देखो गुड्स मैन्युफैक्चर होता है या प्रोड्यूस होता है या अक्वायर होता है आफ्टर बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूचर गुड्स। अब यहाँ पे एग्जांपल छोड़िए पगला है, हुड 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 दबंग दबंग दबंग। नेक्स्ट देखो क्या होता है कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स क्या होता है, ध्यान से सुनिए। कंटिंजेंट गुड्स ऐसा गुड्स होता है जो एग्जिस्टेंस में आ चुका है बट डिपेंड करता है किसी इवेंट के होने या नहीं होने पे। कंटिंजेंट गुड्स ऐसा गुड्स है जो एग्जिस्टेंस में आ चुका है बट डिपेंड करता है किसी होने या ना होने पे, किसी इवेंट के होने या ना होने पे। याद रखिएगा डिलीवरी ऑफ गुड्स क्या होता है। डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब होता है जब एक इंसान वॉलंटरी ट्रांसफर करता है पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, उसी को हम लोग डिलीवरी ऑफ गुड्स बोलते हैं, उसी को हम लोग डिलीवरी ऑफ गुड्स बोलते हैं। अब ध्यान से समझिएगा टाइप्स ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी का बहुत सारा टाइप्स होता है। क्या क्या है डिलीवरी का टाइप्स, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही काफी है। क्या है डिलीवरी का टाइप? नंबर 1 एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब होता है कि जब सेलर बायर को गुड्स फिजिकली हैंड ओवर कर देता है उसको एक्चुअल डिलीवरी बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब होता है जब बायर कोई भी तरह का गुड्स किसी को देता है जो होल्ड करता है आपके बिहाफ में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप रेफ्रिजरेटर खरीदे तो सेलर आपके माथा में तो नहीं बांध देगा कि ले जाओ यहां से डिलीवरी ले जाओ, नहीं। सेलर आपको एक बिल देगा, उस बिल को हम लोग बोलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। जहां पे गुड्स अगर हेवी होता है, बल्कि होता है, तो एक बार के लिए आपको एक प्रूफ देता है कि यस इस प्रॉपर्टी के ओनर आप है, इसी को सिंबॉलिक डिलीवरी बोलते हैं, ठीक है। अब आप घर चले गए, अब वो जो दुकानदार है वो आपको वो रेफ्रिजरेटर डिलीवर करवाएगा, तो वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी को बोलता है कि ये लीजिए रेफ्रिजरेटर डिलीवरी करवा दीजिएगा। ट्रांसपोर्ट कंपनी आपको फोन करता है कि भैया आप क्या घर में हैं, मैं आपका रेफ्रिजरेटर लेके आ रहा हूं। तो ध्यान से समझिएगा, वो जो भैया बोलता है ना, भैया क्या आप घर में हैं, तो जैसे ही वो आपको बोलता है तो हम लोग मानते हैं कि उस इंसान के पास जो रेफ्रिजरेटर जा रहा है दुकान से उसके पास, उसको कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोलते हैं, क्योंकि वो आपके बिहाफ में गुड्स को होल्ड करता है और आपको इसका ज्ञान वो दे देता है कि यस आई एम होल्डिंग ऑन योर बिहाफ, दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ध्यान से समझिएगा कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन एंड वारंटी दिया हुआ है सेक्शन 12 में। नाउ व्हाट इज कंडीशन एंड वारंटी भैया? व्हाट इज कंडीशन एंड वारंटी? व्हाट इज कंडीशन वारंटी एंड व्हाट इज कंडीशन एंड वारंटी? मैं बोला देखो, हम लोग जब भी कोई गुड्स लेते हैं ना तो हम लोग का कुछ रिप्रेजेंटेशन रहता है, कुछ भी छोटा मोटा रिप्रेजेंटेशन हमारा रहता है, ठीक है। तो ये जो क्या बोलते हैं सेक्शन 12 है, ये कंडीशन एंड वारंटी का बात करता है। पहला बात, ये कंडीशन एंड वारंटी होता क्या भैया? व्हाट इज कंडीशन एंड वारंटी भैया? मैं बोला ध्यान से सुनो, हम लोग जब भी कोई गुड्स लेंगे हम लोग का कुछ नौटंकी रहेगा कि मेरा गुड्स ऐसा होना चाहिए, मेरा गुड्स वैसा होना चाहिए, मेरा गुड्स क्यूट होना चाहिए, मेरा गुड्स वैसा होना चाहिए। तो आपका गुड्स का हमेशा लेने देने का कुछ स्टिपुलेशन होता है। क्या होता है बताइए? स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन को हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलता है? क्या होता है बोलो? रिप्रेजेंटेशन होता है, कुछ स्टिपुलेशन होता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम लोग कुछ खरीदते हैं बेचते हैं हम लोग का कुछ स्टिपुलेशन होता है। बेचने वाले का भी स्टिपुलेशन होता है, खरीदने वाले का भी स्टिपुलेशन होता है। तो जो स्टिपुलेशन कंडीशन है, मतलब स्टिपुलेशन को कंडीशन माना जाएगा जब आपका बताया हुआ चीज़ मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से एसेंशियल रहता है। जैसे हर गुड्स का एक मेन पर्पस होता है खरीदने का। फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर कर रहे कूलिंग के लिए, किसको? खुद को नहीं बे, फूड प्रिजर्विंग के लिए, ठीक है। कोई भी सामान का एक मेन पर्पस होता है। होम थिएटर कर रहे हैं गाना के लिए, फ़ोन कर रहे इधर कम्युनिकेशन के लिए, तो ये एक कंडीशन होता है, ठीक है। तो व्हेन जो आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, जब आप गुड्स खरीदते वक्त कुछ रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो और वो रिप्रेजेंटेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसी को हम लोग कंडीशन बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे ना एक हॉर्स चाहिए और वो हॉर्स शांत होना चाहिए, भले वो जैसे भी दिखे, काला घोड़ा जैसा भी उसका कलर हो, बट मेरे को वो शांत चाहिए। तो ये जो शांत घोड़ा चाहिए, दिस इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और कोई भी रंग हो इज अ कोलैटरल थिंग, मतलब सेकेंडरी इंपॉर्टेंस का है। तो अ स्टिपुलेशन वेर इट इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नोन एज वारंटी। देखिए आप लोग जब खरीदते बेचते हैं ना बाजार में, तो आपको कभी भी ये नहीं सुनना होगा कंडीशन है, ये कंडीशन है। वो लोग बोलता है डायरेक्ट 1 साल का वारंटी है, 2 साल का वारंटी है, 6 महीना का वारंटी है। अब क्या उसी वारंटी में कंडीशन छुपा रहता है। मान लीजिए आप फोन खरीदने गए, पहले ही दिन में आप फोन में हेलो हेलो कोई है,
आवाज़ नहीं जा रहा है, कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है, पहला दिन से उसका स्पीकर खराब है, आप जाके दुकानदार के मुंह में मारेंगे, हाँ ले नीचे वो नहीं चल रहा है, छी वो नहीं चल रहा है, छिची हो तुम, वो नहीं चल रहा है, क्योंकि वो तुम्हारा मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो लॉ बोलता है कि अगर कभी भी कंडीशन ब्रीच होता है तो आप ट्रीट कर सकते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एज रेप्यूटेटेड मतलब कैंसिल, लेकिन अगर ब्रीच ऑफ वारंटी हुआ है तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या क्लेम कर सकते हैं, डैमेजेस। तो फर्क समझ आ गया ना, फर्क समझ आ गया, ओके बेटा, ओके 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 बेटा, ओके। अच्छा, कब एक स्टिपुलेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कंडीशन है या वारंटी, डिपेंड करता है हर एक केस में। अब ध्यान से सुनो, कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, कौन कौन से कंडीशन को हम लोग ट्रीट करेंगे एज अ वारंटी, कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, कौन कौन से कंडीशन को हम लोग ट्रीट करेंगे वारंटी, कौन कौन से कंडीशन को ट्रीट करेंगे वारंटी, क्या कंडीशन को हम लोग वारंटी ट्रीट करेंगे, मतलब ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है बट हम लोग उसको ट्रीट करेंगे ब्रीच ऑफ वारंटी। क्यों भैया ऐसे हो सकता है कोई भी कारण से, जब तुम कुछ कंडीशन के कुछ टर्म्स को माफ कर दियो, कंडीशन के कुछ टर्म्स को अगर तुम माफ कर दियो तो हम लोग ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या ट्रीट कर रहे हैं, ब्रीच ऑफ वारंटी, यानी कि बायर में वेव द कंडीशन फॉर हिज ओन बेनिफिट। देखो कंडीशनल था, मेरा जो रिप्रेजेंटेशन था वो ब्रीच हुआ, ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ, बट मैं बोला रहने दो यार, रहने दो अब प्लीज, रहने दो, छोड़ो दो, जो है दो। उसी को बोलते हैं जब हम अपने मान लो हम वो घोड़ा ले लिए, ठीक है, घोड़ा चला टकबक टकबक टकबक, चलाते 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 घोड़ा वायलेंट निकला, मतलब शांत मांगे थे एकदम तू करके उधर उधर फेंका, मेरा पूरा हड्डी वड्डी टूट के बराबर हो गया भट। अब हम एक बात बताओ, अब हम घोड़ा वापस करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाएंगे कि डैमेज लेंगे, मेरा बेनिफिट क्या, डैमेज में हड्डी वड्डी टूटा, पैसा दो। जब आप खुद सिलेक्ट कर देते हैं कि आप ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या ट्रीट करेंगे, ब्रीच ऑफ वारंटी, तो वो ऐसे ही हो जाता है। ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ था कंडीशन ब्रीच, बट आपने क्या किया, गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, तो आपने कंडीशन को क्या ट्रीट कर लिया, वारंटी। हुआ था ब्रीच बट आपने क्या किया, गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, तो तुमको गुड्स एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था ना, तुमको उसको वापस से मुंह में मार देना चाहिए था कि नहीं लेंगे गुड्स को। और कब माना जाता है कि गुड्स एक्सेप्ट कर लिया एक जन, कब माना जाता है कि एक जन गुड्स एक्सेप्ट कर लिया, कब माना जाता है कि एक जन गुड्स एक्सेप्ट कर लिया है, नंबर 1 जब वो सेलर को बता देता है कि वो गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है, किया है, हम गुड्स को एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। फोन आया रे बाबा फोन, 50 बार फोन आता है, ओके वो सेलर को इंटीमेट कर दिया कि यस वो गुड्स एक्सेप्ट कर लिया है। या फिर जब गुड्स आपको डिलीवर किया गया और कुछ आप ऐसे कर देते हो जो इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ सेलर है, बोलने का मतलब ये है आपको ये गुड्स डिलीवर किया गया, आपको ये गुड्स एक्सेप्ट नहीं करना था, तो इसको ओनर अभी भी कौन रहता है, सेलर, बट आपने क्या किया, इस गुड्स को गिरवी रख दिया, प्लेज कर दिया, बेच दिया, कुछ भी कर दिया जो इनकंसिस्टेंट है, मतलब ये चीज जो आप कर रहे हैं, बेचना, प्लेज रखना, गिरवी रखना, ये सिर्फ और सिर्फ ओनर कर सकता है, तो मान लिया जाएगा आपने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। या फिर देयर इज अ लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम, गुड्स रिजेक्ट करने के बाद एक रीजनेबल टाइम होता है जब आप बोले नहीं 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 गुड्स नहीं चाहिए हमको, वही बता रहा है। फिर कुछ इंप्लाइड कंडीशन होता है, इंप्लाइड कंडीशन का बोलने का मतलब ये होता है कि जब एक इंसान माल बेच रहा होता है सामने वाले को, तो उन लोगों के बीच में बिना बोले, बिना एक्सप्रेस किए एक कंडीशन इंप्लाइड रहता है। क्या कंडीशन, नंबर 1 कंडीशन एज टू टाइटल, यानी कि जो इंसान सामान बेच रहा है वो उसका ओनर है, उसका गुड टाइटल है, क्योंकि सामान बेचने वाले का टाइटल जितना अच्छा रहेगा उतना ही जो वो खरीद रहा है उसको वो टाइटल बेटर ट्रांसफर होगा। यानी कि मैं ओनर हूं तो ही मैं गुड बेच रहा हूं, और जब एक इंसान खरीदने जाता है कोई गुड्स, वो हमेशा ये अज्यूम कर सकता है, उसके पास इंप्लाइड कंडीशन है अज्यूम करने का कि यस जो इंसान गुड्स बेच रहा है, जो इंसान गुड्स बेच रहा है उसके पास बेचने का पूरा अधिकार है, मतलब कंडीशन एज टू टाइटल। इफ द टाइटल टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, द बायर इज एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स एंड क्लेम द डैमेजेस। नंबर 2 सेल बाय डिस्क्रिप्शन, मान लो एक बायर जाता है सेलर के पास, बोलता भैया भैया मेरे को ना ऐसा गुड्स चाहिए ऐसा, तो आपने जब वो डिस्क्राइब कर दिया कि आपको गुड्स कैसा चाहिए, क्या पर्पस के लिए चाहिए, तो वो गुड्स वैसा ही होना चाहिए, दिस इज एन इंप्लाइड कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस, गुड्स का क्वालिटी और फिटनेस ऐसा होना चाहिए जो एक नॉर्मल आदमी उसको एक्सेप्ट कर पाए। मर्केंटेबल क्वालिटी, मर्केंटेबल क्वालिटी नॉर्मली डिफाइंड नहीं है, बट इट्स अ क्वालिटी विच अ ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन विल एक्सेप्ट इट, मतलब चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, एक पर्टिकुलर गुड्स को दोनों ही एक्सेप्ट कर सकता है, उसी को हम लोग मर्केंटेबल क्वालिटी बोलते हैं। एक शर्ट फटा हुआ रहेगा, भले ही 200 रुपए का शर्ट है, बट वो फटा हुआ है, तो ना वो एक गरीब आदमी पहनेगा ना एक हाई क्लास आदमी पहनेगा, बिकॉज वो फटा हुआ है, यानी कि इट्स नॉट ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी।
नेक्स्ट देखिए, जो मर्केंटेबल क्वालिटी आप गुड्स का चेक करते हैं, खाने पीने वाली कमोडिटी का जब हम लोग मर्केंटेबल क्वालिटी चेक करते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग होलसमनेस। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? होलसमनेस। ओके, फिर नेक्स्ट आता है इम्प्लाइड वारंटी। इम्प्लाइड वारंटी मतलब बोलना ना पड़े, ऑटोमेटिकली देयर इज अ इम्प्लाइड वारंटी, बोलना नहीं पड़ता, डिस्कस नहीं करना पड़ता। क्या है इम्प्लाइड वारंटी? वारंटी ऑफ क्वाइट पोजीशन। वारंटी ऑफ क्वाइट पोजीशन का मतलब होता है, वारंटी ऑफ क्वाइट पोजीशन का मतलब होता है कि एक इंसान नॉर्मली जब एक सामान बेच देता है तो वो बायर को जा जाके डिस्टर्ब नहीं करेगा। हम एक बाइक बेच दिए सपोज, हम ये नहीं बोलेंगे ठीक से चलाओ, साफ नहीं करते हो तुम पागल, ठीक से साफ किया करो प्लीज, ठीक से। तो ये सब डिस्टर्ब करना हुआ। मतलब जब आप एक कमोडिटी को किसी इंसान को, जब एक इंसान को आप एक कमोडिटी पे बेच देते हैं, मतलब एक इंसान को कमोडिटी पे नहीं बेचते, बोलने का मतलब है जब आप एक सामान को बेच देते हैं तो आप उसको, सामने वाले को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। सामने वाला आपको केस कर सकता है अगर आप उसको एंजॉय करने नहीं दे रहे हैं उसके प्रॉपर्टी को। वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम इनकम्बरेंसेस, इसको मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए ये मैं हूँ और मैंने एक गुड्स को गिरवी रखा था। मूवेबल प्रॉपर्टी को जब हम लोग गिरवी रखते हैं उसको प्लेज बोलते हैं। प्लेज रखा था, गिरवी रखा था इनको चार्ज पे, ठीक है, मैंने इसको गिरवी पे रख दिया था। क्लियर है? अब ध्यान से समझना हुआ क्या, अब ध्यान से समझना हुआ क्या। अब मैंने क्या किया, मैंने गुड्स का प्लेज रखा था, गुड्स अभी भी मेरे पास है, मैंने एक गिरवी पे रखा था, और मैंने क्या किया, यही गुड्स एक थर्ड पर्सन को बेच दिया। तो अब ये थर्ड पर्सन ये गुड्स खरीद लिया, जो गिरवी इसके नाम पे था, तो उसी को बोलते हैं कि जो भी गुड्स आप बेच रहे हैं वो फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंसेस होना चाहिए। फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंसेस मतलब कोई भी तरह का डिस्टर्बेंस से आज़ाद होना चाहिए। आर वी थ्रू विद दिस? अब देखो ये आता है केविएट एम्प्टर। ध्यान से समझिएगा, केविएट एम्प्टर मतलब क्या होता है। केविएट एम्प्टर का एकदम सिंपल सा मतलब होता है लेट द बायर बी वेयर। बायर को बी वेयर रहने दो। बायर को बी वेयर रहने दो बोलने का मतलब है कि जो बायर है, वो जो बायर है, जो बायर है, जो बायर है, जो बायर है वो जब भी गुड्स खरीद रहा है तो उसको भी बोलता जाता है प्लीज अवेयर हो। अरे पगले, प्लीज अवेयर हो, जो गुड्स खरीद रहे हो अवेयर होके खरीदो, जो खरीद रहे हो देखो ठीक है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, उतना अवेयरनेस तो मेंटेन करना पड़ेगा तुमको, अवेयर रहो। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है बेटा, जब उसको अवेयर रहने का जरूरत नहीं। कुछ एक्सेप्शन है टू द डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर, जब उसको अवेयर रहने का जरूरत नहीं। क्या क्या एक्सेप्शन है? फिटनेस ऑफ प्रोडक्ट फॉर द बायर्स पर्पस, मतलब अगर एक बायर सेलर को इन्फॉर्म कर देता है अपना पर्पस खरीदने के लिए और वो रिलाई करता है सेलर के ही जजमेंट पे, तब बायर को अवेयर रहने का ज़रूरत नहीं होता। अगर कोई भी बायर कोई गुड्स परचेज करता है एक ब्रांड नेम में, तब वो ब्रांड वैल्यू उसको मिलना चाहिए, उसको अवेयर रहने का ज़रूरत नहीं होता। अगर एक गुड्स को वो सोल्ड कर रहा है जो उसमें वो डिस्क्रिप्शन दे चुका है, तो ऑटोमेटिकली जब वो डिस्क्राइब कर दिया उसका गुड्स कैसा होना चाहिए, तब उसको अवेयर करने का ज़रूरत नहीं रहता। गुड्स ऑब्वियसली कॉरस्पॉन्ड होना चाहिए जैसा वो डिस्क्राइब किया गया है। गुड्स मर्केंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए, मतलब एक ऐसा क्वालिटी जो एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन क्या करे, उसको एक्सेप्ट करे। और आपका गुड्स वैसा नहीं है, मर्केंटेबल क्वालिटी का नहीं है, एक्सेप्ट करने लायक नहीं है, देन वो अवेयर रहने का ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए मैं आपको कोई सैंपल दे दे रहा हूँ, सेल बाय सैंपल, मैं आपको एक सैंपल दे दे रहा हूँ। सैंपल मतलब मैं दिखा दे रहा हूँ कि देखो मेरे को ऐसा गुड्स ही चाहिए, और सेलर का ड्यूटी बनता है कि वो जो जैसा सैंपल बायर दिया है उसी के हिसाब से वो कॉरस्पॉन्ड करे। अगर नहीं करता तो बायर को अवेयर रहने का ज़रूरत नहीं है। अगर वो दोनों दिया है डिस्क्रिप्शन और सैंपल, तो वैसा ही होना चाहिए, अवेयर रहने का ज़रूरत नहीं है। अगर सेलर ने कुछ फ्रॉड किया है बायर के साथ, धोखा किया है बायर के साथ, तब बायर को अवेयर रहने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाले ने धोखा किया है। अब आ जाइए नेक्स्ट बोलता है नेमो दैट क्वाज नॉन हैबिट। क्या क्या? नेमो दैट क्वाज नॉन हैबिट, नेमो दैट क्वाज नॉन हैबिट, नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट? नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट का मतलब होता है कि हम लोग वही सामान बेच सकते हैं जिसके हम लोग ओनर है। हम लोग वही सामान बेचेंगे जिसके हम लोग ओनर है, जिसके हम लोग ओनर नहीं, हम लोग वो सामान नहीं बेच सकते। नीच, हम तुम्हारा घर का बाइक वाइक नहीं बेच सकते क्योंकि उसके ओनर हम नहीं है। तो हम वही सामान बेच सकते हैं जिसके हम ओनर है, और अगर हम उसके ओनर नहीं है तो हम वो सामान नहीं बेच सकते, नहीं बेच सकते, नहीं बेच सकते। आर यू थ्रू विद दिस? ओके ओके, बट इसका कुछ एक्सेप्शन है। आए वो एक तो है ना ऐसे मीम आता, आए शायद है, पता नहीं, छोड़ो। ओके देखो
जो मेरे से ऑनलाइन पढ़ते हैं और मेरे को कभी नहीं मेरे फेस टू फेस पढ़े, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मैं थोड़ा पगला हूँ, मैं नहीं पढ़ा सकता सोफिस्टिकेटेड वे में जहाँ पे मैं आपको एकदम टीचर की तरह बिहेव करूँ। मैं हमेशा चाहता हूँ मैं अपने बच्चों से एकदम दिल से दिल कनेक्टेड रहूँ और उनके हर दुख को सॉल्व करूँ, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। मैं कोशिश कर सकता हूँ, प्रॉब्लम तो देने वाला लेने वाला सब ऊपर वाला है, अगर मेरे हाथ में है तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ हेल्प करके, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और एट द एंड तो ऑल सम इज इक्वल टू ज़ीरो, ऑल सम इज इक्वल टू ज़ीरो मीन्स आपको घमंड नहीं करना कोई चीज़ का बेटा, घमंड करना ही नहीं है जिंदगी में। क्या करोगे घमंड करके, क्या करोगे, क्या घमंड करके तुम बोलते हो हम ये है, हम ये है, हम वो है, हम भगवान हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो, मेरे पास ये, कुछ नहीं है तुम्हारा, इल्लेपों, कुछ नहीं है। तुम कौन हो, भाड़ में जाओ, क्या करना है हमको। क्योंकि एट द एंड जो इंसान अपने ये सब का घमंड करता है, कोई फायदा नहीं होता घमंड करके, सब यहीं छोड़ के जाना है, सबको जाना है, आज हमको कल आपको। तो घमंड मत करना कभी भी अपने सक्सेस का, हो सके तो 10-12 लोगों को हेल्प कर देना, घमंड मत करना। और ये जो प्रेशर लेके बैठे हो ना, मत लो, किसी का भी प्रेशर मत लो, किसी के लिए ओवरथिंक मत करो। इतना क्या ओवरथिंक करना है जिंदगी में तुमको, क्या नीड है ओवरथिंक करने का, क्या लेकर आए हो तुम, बोलो क्या लेकर आए हो जो ओवरथिंक कर रहे हो। कौन तुमको क्या बोला, कौन क्या सोच रहा है, उससे सिर्फ और सिर्फ तुम अपने जिंदगी के उस पल को खराब कर रहे हो। भाड़ में जाए, कोई तुमको बोल रहा है अगर तुमसे नहीं होगा, अगर कोई ऐसा बोला है तुमसे नहीं होगा, तुमको बोलना नहीं है कि होगा, तुमको करके दिखाना है कि होगा और हमसे ही होगा, समझे। आओ, एक्सेप्शन टू सेक्शन 27। Now what do you mean by exception to section 27? Now what is the general rule? Nemo dat quod non habet, nemo dat quod non habet, nemo dat quod non habet बोलता है, nemo dat quod non habet, nemo dat quod non habet क्या बोलता है, प्लीज ध्यान से सुनो। nemo dat quod non habet बोलता है कि एक लैटिन वर्ड है, ये बोलता है कि हम वही सामान बेचेंगे जो मेरा है, हम वही सामान बेच सकते हैं जो मेरा है। बट एक्सेप्शन बोलता है कि ऐसा पाया गया है कि कुछ केस में जो इंसान वो सामान बेच रहा है वो उसका नहीं है, फिर भी वो ओनर बेच सकता है। बोलने का मतलब है बेचने वाला नॉन ओनर है। हमेशा याद रखना, कुछ केसेस है, कुछ केसेस में क्या हो रहा है कि जो इंसान बेच रहा है वो नॉन ओनर है, ठीक है, और जिस व्यक्ति को बेच रहा है वो उसको गुड फेथ में खरीद रहा है और नो रीजन टू बिलीव that seller has no right to sell the goods। देखो ये रामबाण है, ये याद कर लो, सारे एक्सेप्शन याद हो गया। बोलने का तब है कि हमेशा याद रखना जो बेच रहा है वो नॉन ओनर है, और ये हर एक्सेप्शन के पॉइंट में ये लिखना पड़ेगा, एंड बायर परचेजेज इट इन गुड फेथ and has no reason to believe that seller has no right to sell the goods। बोलने का मतलब है बायर जो सामान खरीद रहा है वो गुड फेथ में खरीद रहा है। गुड फेथ में खरीद रहा है मतलब उसको लगता है कि उसका बेचने का अधिकार है और उसको कभी भी किसी भी तरह से कोई शक ही नहीं हो रहा है कि वो बेच ही नहीं सकता। समझ आ रहा है। मान लो हमको कल को तुम देखे थे पुचका खिलाते हुए, हम तुम लोग को पुचका खिला रहे थे और हम आज एक ज्वेलरी शॉप में बेचे हैं, तो तुम्हारे पास रीजन आ गया बिलीव करने का कि ये इंसान बेच नहीं सकता। समझ रहे हो। ओके भैया आगे बढ़ो। देखो, सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट, सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है? मर्केंटाइल एजेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास गुड्स का पोजीशन है। एजेंट मतलब जो प्रिंसिपल के बिहाफ में काम करता है, प्यारे मेरे मुन्ना, ठीक है, और उसके पास गुड्स का टाइटल होता है, और ये जो गुड्स का टाइटल होता है ये पूरा ओनर के कंसेंट पे होता है, और वो बंदा उसको ऑर्डिनरी कोर्स में बेच रहा होता है। याद रखो वो लाइन जो मैंने बताया, बायर एक्ट इन अ गुड फेथ and has no reason to believe the seller does not have right to sell the goods and seller does not have right to sell the goods। उसके पास ये बिलीव करने का राइट नहीं है। तो यहां पे एजेंट तो ओनर नहीं है प्रॉपर्टी का,
लेकिन सामान बेच रहा है तो वैलिड होता है, एक्सेप्शन में फॉल होता है। सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर, व्हेन वन ऑफ द ओनर, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, अगर तुम लोग यहां का लिखा हुआ नहीं समझ आए तो लिख लेना। व्हेन वन ऑफ द को ओनर हैज द पोजेशन ऑफ गुड्स with the consent of another co-owner and such co-owner sells the goods to another person and he purchases it in good faith and has no reason to believe that such person has no right to sell the goods, then it acts as an exception and buyer gets a better title. Okay? जॉइंट ओनर मतलब मिल के कोई प्रॉपर्टी खरीदे। मान लीजिए वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप आया है, वर्ल्ड कप में हम लोग मिलकर टीवी लिए, टीवी मेरे पास खड़ा है, मतलब टीवी मेरे पास है, और अगर ये टीवी मेरे पास है तो ऑब्वियस सा बात है हम लोग वर्ल्ड कप देखने के लिए टीवी लिए है, तुम्हारे कंसेंट से टीवी मेरे पास है। अब क्या किए, वर्ल्ड कप खत्म हुआ, मैंने टीवी बेच दिया तुमसे बिना पूछे, और सामने वाला ने उसको गुड फेथ में खरीदा। गुड फेथ में खरीदा मतलब उसको पता नहीं था कि इसके दो ओनर है। ओके ओके ओके, सेल बाय अ पर्सन in possession of goods under a voidable contract, sale by a person who is in possession of goods under a voidable contract, एक ऐसा व्यक्ति जो गुड्स के पोजीशन में आया है अंडर अ voidable contract। फॉर एग्जांपल माथा में बंदूक रखा गया, माथा में बंदूक रखा गया, बेटा माथा में बंदूक रखा गया है, माथा में बंदूक रखने के बाद ये प्रॉपर्टी तुम लेके चले गए, तो तुम्हारे पास ये जो प्रॉपर्टी आया है फोर्स करके आया है, तो ये voidable contract के पास तुम्हारे पास प्रॉपर्टी आया, और तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, इस प्रॉपर्टी को बेच दिया तुमने, और सामने वाले ने उसके गुड फेथ में खरीद लिया, और उसके पास कोई रीजन नहीं है बिलीव करने का कि तुम बेच नहीं सकते, तो सामने वाले को बेटर टाइटल मिल जाता है। सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन ऑफ गुड्स अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ओके ओके ओके, सेल बाय अ पर्सन, बेचने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जिसने गुड्स को ऑलरेडी बेच चुका है बट कंटिन्यूज टू हैव पोजीशन। तुमने मेरे से ये सामान खरीदा, मान लो तुमने मेरे से ये सामान खरीदा, ठीक है, मैं बोला ले जाइए भैया रखिए ना, और शॉपिंग करके आते फिर खरीद देंगे, फिर ले जाएंगे, बोलो क्या रखते हैं, तो मैंने ये ऑलरेडी गुड सोल्ड कर दिया आपको, बट इसका पोजीशन अभी तक मेरे पास है, इसका पोजीशन अभी तक मेरे पास है बेटा, इसका पोजीशन अभी तक मेरे पास है, और मैंने क्या किया, बेच दिया। तो गलत किया ना, मैंने ऑलरेडी जब आपको बेच चुका है और गुड्स का सिर्फ पोजीशन है मेरे पास, और मैं किसी थर्ड पर्सन को वापस से बेच देता हूं, तो सामने वाला उसको गुड फेथ में खरीद लेता और उसके पास कोई रीज़न नहीं है बिलीव करने का कि मैं बेच नहीं सकता, तो उसको बेटर टाइटल मिल जाता है। यहाँ पे नेमो डैट कॉड नॉन हैबिट काम नहीं करता, क्योंकि मैं तो नॉन ओनर हो गया ना, मैं कैसे नॉन ओनर हुआ, क्योंकि मैंने वो गुड्स बेच दिया आपको, ओनर आप हो गए थे। सेल बाय अ बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन गुड्स वेस्टेड इन हिम। तुमने बोले भैया अपना बाइक का चाबी दे दो, अपने बुलेट बाइक का चाबी दे दो भैया, अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाना है। हम बोले क्या चाबी ले लो भाई, क्या चाबी ले लो, आज से बाइक ही तुम्हारा, लेकिन सुन लो, आज से बाइक तुम्हारा नहीं, 10 दिन बाद से बाइक तुम्हारा, 10 दिन बाद से बाइक तुम्हारा, 10 दिन बाद से बाइक तुम्हारा, बट अभी तुम खाली घुमा लो अपनी गर्लफ्रेंड को, आज ला दो, 10 दिन बाद बेच देंगे तुमको। तो तुम्हारे पास गुड्स का पोजीशन आ गया पहले ही, सेल होगा 10 दिन बाद, बट गुड्स का क्या आ गया, पोजीशन, और तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाते घुमाते गर्लफ्रेंड को घर ड्रॉप करने के बाद उस बाइक को बेच डाला, बाइक को ही बेच डाला, तो आपके पास पोजीशन गुड्स पहले आया, ओनरशिप बाद में आता, और आपने बेच दिया, सामने वाले ने गुड फेथ में खरीद लिया, उसके पास कोई रीजन नहीं बिलीव करने का, तो टाइटल वैलिड जाता है। एस्टॉफेल का मतलब होता है कि कभी कभी क्या होता है कि अ पर्सन कैन नॉट डिनाई एनी स्टेटमेंट गिवन बाय हिम। अगर एक इंसान कुछ स्टेटमेंट देता है जिससे वो ये डिक्लेयर करता है कि वो गुड्स का ओनर है या ओनर है, तो वो उसके बाद ट्रांसफ़र होने के बाद डिनाई नहीं कर सकता। मान लीजिए हम और आप मिलके, मान लीजिए आपके पास एक मर्सिडीज़ गाड़ी है, खाली सपना देखो, आपके पास एक मर्सिडीज़ गाड़ी है, मैं बैठ के आपके साथ घूमने गया, एक पार्टी बीच में गए हम लोग, तो मैंने आपको वहाँ पहुँचने से पहले मैंने बोला कि यार मेरे को थोड़ा चलाने देना गाड़ी प्लीज़, तुमने बोला ठीक है सर ये लीजिए गाड़ी आप चला लीजिए, मैं बैठता हूँ। मैं मर्सिडीज़ लेके बीच में गया, बीच से मेरे को 1000 लोग देखे कि वाओ ये बंदा मर्सिडीज़ गाड़ी से उतरा, वाओ वाओ वाओ, ठीक है, और हम लोग ड्रिंक्स ले ही रहे थे, तब तक एक इंसान आया, वो बोला नाइस कार बड़ी,
हम बोले या नाइस कार, आई वांट टू सेल दिस कार। मैं ऐसे बोला आई वांट टू सेल दिस कार, तुम चुप बैठे थे, ओनर तुम हो, तुम चुप बैठे हो। मतलब ऐसे ही तुमको लगा कि हम लोग मिलकर उसको डैश बना रहे हैं, ठीक है, डैश बना रहे हैं, समझ रहे हो, मिलकर उसको डैश बना रहे हैं। अब हुआ क्या, हुआ क्या बेटा, हुआ ये कि मैंने उसको बेच दिया, मैंने उसको बेच दिया क्योंकि तुम चुप बैठे थे कि ये तुम्हारा गाड़ी है कि नहीं है। कॉमेडी में इसको स्टॉफेल बोलते हैं। अच्छा, अगर आप अनपेड सेलर है, मतलब अनपेड सेलर का मतलब आप एक ऐसे सेलर है जिसका पेमेंट आपको मतलब आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, तो उस केस में अनपेड सेलर के पास राइट रहता है उस गुड्स को बेच देने का। और भी प्रोविज़न है, जैसे कि कंपनी जब लिक्विडेट होता है तो एक लिक्विडेटर आता है, लिक्विडेटर आके कंपनी के सारे एसेट्स को बेच रहा होता है। तो वो जो लिक्विडेटर है जो आके कंपनी के सारे एसेट्स को बेच रहा होता है बेटा, वो जो लिक्विडेटर है जो कंपनी का सारा एसेट्स आके बेच रहा होता है, उसी लिक्विडेटर को हम लोग बोलते हैं कि वो नॉन ओनर है, फिर भी जो सेल है वो वैलिड है, ठीक है। कोई इंसान को गुड्स मिल गया, फाइंडर है गुड्स का, कोई कारण से उसको बेचना पड़ा, तो नॉन ओनर है, बेचेगा तो वैलिड रहेगा। प्लेज में गिरवी रखे थे, पेमेंट तुम दिए नहीं, तो गिरवी वाला माल बेच दिए, तो नॉन ओनर ही ना बेच रहा है, वैलिड रहेगा। फिर आता है बेटा राइट ऑफ अनपेड सेलर। अनपेड सेलर कौन होता है बेटा, जिसका 1 रुपया भी बाकी है ना, उसको अनपेड सेलर बोलते हैं। तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, अनपेड सेलर का ना 2 राइट होता है, एक होता है राइट अगेंस्ट गुड्स और एक होता है राइट अगेंस्ट बायर, ठीक है। एक होता है राइट अगेंस्ट गुड्स और एक होता है राइट अगेंस्ट बायर। अगेंस्ट गुड्स का मतलब एक होता है लियन, ठीक है, एक होता है क्या बोलो, लियन। एक होता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ठीक है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। देखो, अगर एक सेलर अनपेड है तो अगेंस्ट गुड्स उसका 3 राइट है, राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ रीसेल। ये क्या होता है भैया, राइट ऑफ लियन का मतलब होता है प्रॉपर्टी को रिटेन कर लेना, प्रॉपर्टी को क्या कर लेना, रिटेन कर लेना। मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर में मैं रहता हूँ, ग्राउंड फ्लोर में आप रहते हैं और ये मेरा कार है, ठीक है। मैंने ये कार आपको बेचा है ग्राउंड फ्लोर वाले को, ग्राउंड फ्लोर वाला बोला कि मैं आपको पेमेंट दूंगा 1 महीना बाद, 1 महीना बाद पेमेंट नहीं दिया, तो मेरे पास राइट है, क्योंकि मैं गुड्स के पोजीशन में हूँ, मैं इस गुड्स को क्या कर लूँगा, रिटेन कर लूँगा। चेन वेन लगा दिया कि जब तक पेमेंट नहीं दोगे गाड़ी चेन से बंधा रहेगा। तो राइट ऑफ लियन का मतलब होता है रिटेन करना। अगर रिटेन करना, रिटेन क्यों कर रहा है वो सेलर, क्यों रिटेन कर रहा है, क्योंकि बायर हो सकता है इंसॉल्वेंट हो गया है, हम तुमको माल क्रेडिट में बेचे थे, क्रेडिट एक्सपायर्ड हो गया है, या फिर गुड्स को सोल्ड किया गया था बिना कोई क्रेडिट के, पेमेंट का सीधा सीधी बात था, आप नहीं दिए, और अगर मैं इस गुड्स के पोजीशन में हूँ, ध्यान रखिएगा, आप लियन तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर आप गुड्स के पोजीशन में है। अगर आप गुड्स के पोजीशन में नहीं है देन आप इस गुड्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप हड़प नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट आता है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, देखिए पता है आपको एक बात मैं बता देता हूँ, सीएमए इंटर में इससे रिलेटेड एक केस स्टडी आता है कि एक गाड़ी ना जा रहा था दिल्ली से कोलकाता, ठीक है, बीच में ख़राब हो गया गाड़ी, मतलब गाड़ी ख़राब नहीं हो गया, बीच में ये पता चला कि जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, बायर है जो इंसॉल्वेंट हो गया है और प्रॉपर्टी ट्रांजिट के कोर्स में है, तो इसके पास फुल राइट है कि वो गुड्स को ट्रांजिट में ही रोक दे। मान लो दिल्ली से माल जा रहा था कोलकाता और दिल्ली के बीच रास्ता में ही पता चला कि जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, गुड्स डिलीवर मत करो, बायर क्या हो चुका है, ठीक है बेटा। स्टॉपेज इन ट्रांजिट मतलब गुड्स निकल चुका था आपके पास डिलीवर होने के लिए, बट क्या हुआ बेटा, पता चला कि जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो मैं गुड्स को ट्रांजिट में ही रोक दिया, ट्रांसपोर्टेशन के वक्त ही रोक दिया। लेकिन एक चीज़ ध्यान से समझिए, पता है क्या होता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आपको कन्फ्यूजन ना हो, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि एक सेलर है और एक बायर है, ठीक है। कंसीडरेशन होना चाहिए, लेकिन कंसीडरेशन कब पे हो उसका कोई बात नहीं, जिक्र नहीं है, कंसीडरेशन होना चाहिए। मैंने एक माल इसको ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब मैं इसके ओनरशिप को दे दिया और मैं इसके बदले 1 लाख लूँगा, कब लूँगा वो मैटर नहीं करता, मैं लूँगा ज़रूर, बट ये पता है कि हाँ 1 लाख देना है, तो वही यही माल को हम लोग बोलेंगे क्रेडिट का माल है। और
पता चला कि आप मेरे को पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो इन दैट केस मैं इस गुड्स को रिटेन कर सकता हूँ। और रिटेन करने के लिए ऑब्वियस सा बात है, गुड्स का मेरे पास क्या होना चाहिए, पोजीशन। अगर पोजीशन नहीं है तो मैं क्या करूँगा, बायर पे राइट अगेंस्ट बायर यूज़ करूँगा। राइट अगेंस्ट बायर में मैं क्या करूँगा, केस करूँगा, सूट फॉर डैमेजेस, ठीक है, सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर प्राइस, ठीक है, सूट फॉर इंटरेस्ट, ये सब मैं क्लेम करूँगा। अब ध्यान से समझिएगा, हम हड़प तो लिए, लियन ले लिए, स्टॉपेज ले लिए, जो भी ये राइट लिए, सबसे मेन राइट आता है इसके बाद कि हम उसको वापस से बेचेंगे, दैट इज राइट टू रीसेल। क्यों बेचेंगे भैया, वाई आई विल रीसेल, क्योंकि आपका प्राइस तो तभी आएगा ना जब आप उसको बेचेंगे। अब मान लीजिए मैंने ये जो गाड़ी इसको दिया था, ये गाड़ी जो मैं ट्रांसफर कर रहा था इसको, मेरे को इससे मिलता 20 लाख रुपया, और वो नहीं दिया तो मेरा 20 लाख होल्ड है, तो हम वापस से किसी को बेच देंगे इस गाड़ी को। लेकिन बेचने से पहले दो चीज याद रखना, नोटिस दिए हो कि नहीं, बायर को नोटिस सर्व किए हो कि नहीं, नोटिस इज सर्व्ड या फिर नोटिस इज नॉट सर्व्ड। दो चीज हो सकता है, चेक करेंगे वेदर नोटिस इज सर्व्ड या नोटिस इज नॉट सर्व्ड, नोटिस इज सर्व्ड या फिर नोटिस इज नॉट सर्व्ड। ध्यान से देखिएगा, क्या नोटिस सर्व हो रहा है या नोटिस इज नॉट सर्व्ड, नोटिस इज सर्व्ड या फिर नोटिस इज नॉट सर्व्ड। अगर नोटिस इज सर्व्ड, अगर एक नोटिस सर्व हो रहा है, इफ अ नोटिस इज सर्व्ड, नोटिस किसको सर्व कर रहे हैं, बायर को, नोटिस किसको सर्व कर रहे हैं, बोलिए बायर को। तो अगर एक नोटिस सर्व हो रहा है बायर को, अगर एक नोटिस सर्व हो रहा है किसको, बोलो बायर को, कि भैया आप मेरे को पेमेंट कर दो वरना मैं ये गुड्स बेच दूंगा। अगर आप ऐसे कोई नोटिस सर्व करते हैं तो आपके वापस बेचने से अगर कोई भी तरह का प्रॉफिट होगा, आपको शेयर करने का जरूरत नहीं है। और अगर कोई भी तरह का लॉस हुआ तो आप ले सकते हो किससे, बायर से। सर प्रॉफिट हुआ बोलने का मतलब है 20 लाख में आपको 20 लाख चाहिए तो गुड्स के बदले, क्योंकि उससे बेचने का इतना ही डील हुआ था, तो मान लो वो बिका 22 लाख में, तो तुम्हारा पूरा का पूरा 22 लाख अगर तुम नोटिस सर्व किए थे। और मान लो अगर ये बिका 18 लाख में, तो 2 लाख का तुमको लॉस हुआ, वो तुम उससे रिकवर करना, किससे, बायर से। अगर नोटिस सर्व नहीं करोगे तो प्रॉफिट को आपको शेयर करना पड़ेगा, प्रॉफिट आपको देना पड़ेगा, और लॉस होने से आप कोई भी तरह का रिकवर नहीं कर सकते। बोलने का मतलब है 22 लाख में बिका, नोटिस सर्व नहीं किए थे, तो तुम अपना 20 लाख लो और 2 लाख उसको दे दो वापस। और अगर 18 लाख में बिका है, लॉस में बिका है, नोटिस सर्व नहीं किए, तो 2 लाख तुम उससे रिकवर भी नहीं कर सकते। दिस इज अबाउट राइट ऑफ अनपेड सेलर। दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आई हैव डिस्कस्ड। फाउंडेशन के लिए इतना ही, MCQ के लिए काफ़ी है। एंड अगर आप इंटर लेवल के हो तो इंटर लेवल में कल आ रहा है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, LLP, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल का क्वेश्चन एंड आंसर का डिस्कशन। होप सो आपको समझ आएगा। इतना मेहनत किए हैं आपके लिए, एक प्यारा सा लाइक और कमेंट तो बनता है कि क्या आपको हेल्पफुल होता है कि नहीं। ऐसे कुछ भीख नहीं मांगते हूँ। ये करवाने का कारण क्या होता है पता है, कि नंबर 1 कारण ये होता है ना, मैं मोटिवेटेड फील करता हूँ कि चलो मेरा कुछ तो काम आ रहा है किसी के। और दूसरा, जो आपको फ़ायदा दे रहा है, यूट्यूब में इसका रीच बढ़ेगा और भी बच्चों को फ़ायदा देगा। ठीक है, प्लीज़, थैंक यू सो मच, कीप लविंग इट, कीप सपोर्टिंग, लव यू।